सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में। पाठ 1, भाषा और व्याकरण। भाषा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हम सब अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से हम दूसरे के मन के भावों या विचारों को समझते हैं एवं अपने भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, जो भाषा है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हमारे अंदर, हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उसको हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। यदि भाषा न होती तो हम अपने विचारों को और भावों को व्यक्त ही नहीं कर पाते। तो प्राचीन काल में जो लोग थे अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग करते थे, लेकिन उससे उन्हें बड़ी असुविधा होती थी। इसीलिए आगे चलकर भाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर दो लोग बातचीत कर रहे हैं और इधर कोई एक इंसान बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति लिख रहा है। तो आपने देखा कि पहले चित्र में कुछ लोग आपस में बतिया रहे हैं, वे अपने मन की बात कह रहे हैं और दूसरे की समझ रहे हैं। इसी तरह दूसरे चित्र में मुनीम जी खाता बही पढ़कर किसान को हिसाब समझा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब अपने मन की बात कहने तथा दूसरे की बात सुनने का साधन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों चित्रों में देख पा रहे हैं कि एक में एक व्यक्ति अपनी बात कुछ कह रहा है, दूसरा उसकी बात सुनकर समझने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। और दूसरे चित्र में एक जो मुनीम जी बैठे हुए हैं वो अपनी खाते बही के द्वारा किसान को हिसाब किताब समझा रहे हैं। तो इस चित्रों के माध्यम से यही समझ में आ रहे हैं हमें कि क्या है कि ये सब अपने मन की बात को कहने और सुनने का साधन है। इसके माध्यम से हम भाषा की एक परिभाषा दे सकते हैं, जो कि है जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि मनुष्य के भावों को और विचारों को आदान प्रदान करने का साधन भाषा होती है। अब आगे बढ़ रहे हैं, भाषा के रूप। भाषा के रूप होते हैं, तो भाषा का प्रयोग निम्नलिखित 3 रूपों में होता है। यानी कि भाषा जो हम प्रयोग में लाते हैं वो हम किस किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो इसके 3 रूप हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मौखिक भाषा के बारे में। मौखिक भाषा, जब हम आमने सामने बैठकर आपस में बातचीत करते हैं या भाषण द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो इस प्रकार की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। जब दो लोग आमने सामने बैठकर कोई भी बातचीत करें, अपने मन में उठने वाले भावों और विचारों का आदान प्रदान करें। ठीक है, जैसे कि हम भाषण देते हैं तो एक बोल रहा होता है और दूसरा सुन रहा होता है। तो जब हम इस प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो ये कहलाएगी मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहा जाता है। अगली है नंबर 2 लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और अन्य लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। और क्या होता है अगला रूप है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों और या भावों को लिखकर प्रकट करें, लिखकर बताएं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझे, तो ये वाला जो भाषा का रूप है ये लिखित भाषा कहलाएगी। और ये भाषा का स्थायी रूप है। स्थायी रूप कैसे है कि अगर मौखिक भाषा होती है तो हम आपस में बातचीत करते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन जब हम लिखकर अपनी बातों को बताते हैं तो काफी समय तक वो स्थिर रहती है। तो वो हमारी द्वारा कही गई बात काफी समय तक रहती है, स्थिर रहती है, इसीलिए भाषा का स्थायी रूप कहा जाता है।
सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भावों या विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं तो भावों और विचारों को प्रकट करने की इस विधि को सांकेतिक भाषा कहते हैं। मैच के दौरान अंपायर, चौराहे पर खड़ा सिपाही, रेलगाड़ी का गार्ड, गूंगे तथा बहरे लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को ना तो बोलकर बताएं, ठीक है, और ना ही लिखकर, और दूसरा उसे ना तो पढ़कर समझे और ना ही सुनकर, केवल हम इशारों के द्वारा, संकेतों के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश करें तो ये होगी सांकेतिक भाषा। जैसे कि हम देखते हैं कि मैच के दौरान अंपायर संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहता है, चौराहे पर खड़ा सिपाही, ठीक है, तथा गूंगे तथा बहरे लोगों के लिए भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। पहले के लोग, जब तक भाषा का विकास नहीं हुआ था, सभी लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं सांकेतिक भाषा को व्याकरण में मान्यता नहीं दी जाती क्योंकि संकेतों के माध्यम से विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता और न ही इसे संचित किया जाता है, तो किया जा सकता है। तो जो हमारा व्याकरण है उसमें सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि इससे के द्वारा हम अपने विचारों को अच्छी तरीके से, बिल्कुल जिससे कि दूसरा समझ सके, इस प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसके द्वारा जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि जो भी बातें होती हैं हम उसको संग्रह कर भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट है विभिन्न भाषाएं। विभिन्न भाषाएं, भारतवर्ष विशाल देश है, इसके विभिन्न भागों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मराठी, उड़िया, मलयालम, मणिपुरी, सिंधी, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली आदि। हिंदी संसार की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है और इसे संपर्क भाषा भी कहा जाता है। राज्यों के अनुसार कुछ भाषाएं निम्नलिखित है। तो बच्चों, हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है, और यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे हमारे देश के भाग हैं। तो अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे उर्दू, हिंदी, बांग्ला, तमिल, मराठी, कन्नड़, उड़िया आदि। बहुत सारी भाषाएं हैं जिनका प्रयोग भारत में होता है। जो हमारी हिंदी भाषा है वो संसार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में आती है। इसका विश्व में तीसरा स्थान है और हिंदी को ही हमारी राष्ट्रभाषा माना जाता है और साथ ही साथ इसे संपर्क भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में रहने वाले अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राज्यों के अनुसार बोली जाने वाली भाषाएं दी गई हैं कॉलम में, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। हमारे देश में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर एक तरफ राज्य लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ दूसरे कॉलम में उन राज्यों में जो भाषाएं बोली जाती है उनका वर्णन है। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी, बिहार हिंदी, पश्चिम बंगाल बांग्ला, आंध्र प्रदेश तेलुगु, तमिलनाडु तमिल, पंजाब पंजाबी, मणिपुर मणिपुरी, ओडिशा उड़िया, आसाम असमिया, महाराष्ट्र मराठी, दिल्ली हिंदी, गुजरात गुजराती। तो यहाँ पर दी गई है कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आप कोशिश करेंगे इन राज्यों और में बोली जाने वाली भाषाओं को याद करनी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बोली। भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। यह एक क्षेत्रीय भाषा होती है। इसका अपना सीमित क्षेत्र होता है। केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं, जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का अपना कोई लिखित रूप नहीं होता। हिंदी की कई बोलियां प्रचलित हैं, जैसे खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, मैथिली आदि। 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बोली का रूप बदल जाता है। तो जो भाषा का जो मौखिक रूप होता है वो बोली कहा जाता है। ये एक तरीके की क्षेत्रीय भाषा होती है, यानी कि बहुत सीमित क्षेत्र में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे बोली कहते हैं। केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग इसे बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोली विस्तृत रूप धारण कर लेती है तो फिर वो भाषा की श्रेणी में आ जाती है। बोली का अपना कोई लिखित रूप नहीं होता,
हिंदी की कई बोलियां प्रचलित है जो आगे चलकर अपने विस्तृत रूप में प्रसारित हुई, जैसे खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, मैथिली। ठीक है। और कहा जाता है कि बोली हर थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाती है। बोली का जो दायरा होता है वो केवल 15 से 20 किलोमीटर होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बोली का रूप बदल जाएगा। नेक्स्ट आता है लिपि। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। हम हमेशा क्या अनुभव करते हैं कि जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं तो हमारे मुंह से अनेक प्रकार की अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं, और वह क्या होता है, वो एक तरीके से भाषा का मौखिक रूप है। लेकिन अगर हम उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग कर दें तो वो हो जाएगा लिपि। यानी कि हम ध्वनियों को लिखने के लिए जब कुछ अलग प्रकार के चिन्हों का, विशेष चिन्हों का जब हम प्रयोग कर देते हैं तो उन ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं, और ये हर भाषा में अलग अलग होते हैं। और जब ध्वनि चिन्हों को, ठीक है, ध्वनि चिन्हों को क्या कहा जाता है, वर्ण। और जब हम उन वर्णों को लिखते हैं, जो वर्णों को जो लिखने की विधि है उसे लिपि कहा जाता है। लिपि के द्वारा हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं ये कि जब हम जो बोल रहे हैं वो ध्वनियां हैं, और उन ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं, और वर्ण को जो लिखने की विधि है, या हम कह सकते हैं ध्वनि चिन्हों को जो लिखने की विधि है वो है लिपि। अगर हम किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं तो हमें लिखना सीखने के लिए हमें सबसे पहले उस भाषा की लिपि की जानकारी होनी आवश्यक है, और इसी के द्वारा हम अपनी बात को लिखकर प्रकट कर सकते हैं। आगे, क्या आप जानते हैं लिपि की आवश्यकता लिखित भाषा को होती है, मौखिक भाषा को नहीं। तो हमने अभी समझा कि जो लिपि है वो भाषा का लिखित रूप है, तो फिर तो इसमें लिखित भाषा को इसकी आवश्यकता होगी, मौखिक भाषा को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, हर भाषा की अपनी अलग लिपि है। हमारे देश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनकी सबकी अलग अलग लिपियां हैं, लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी ही हैं जिनकी सेम लिपि है, ठीक है, बिल्कुल समान लिपि है। वो जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी, मराठी, संस्कृत, गुजराती, इन सब की लिपि देवनागरी है। तो चलिए भाषा और उनकी लिपि के विषय में जानते हैं कि किस भाषा की कौन सी लिपि है। हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी। आगे पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरुमुखी, उर्दू फारसी लिपि है उर्दू की, तमिल की तमिली लिपि है, और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। तो सभी बच्चे इन भाषा और उनकी लिपियों को याद कर लेंगे। आगे बढ़ते, क्या आप जानते हैं हिंदी हमारे देश की राजभाषा, सरकारी भाषा है। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। तभी से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो हिंदी है हमारी राजभाषा है और सरकारी कार्य की भाषा भी है, और सन 1949 में 14 सितंबर के दिन भारतीय संविधान के द्वारा जो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी है उसको मान्यता दी गई है, उसे राजभाषा घोषित किया गया है। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्याकरण। किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना तथा बोलना उस भाषा का व्याकरण सिखाता है। भाषा की शुद्धता व एक रूपता को बनाए रखने के लिए व्याकरण का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। व्याकरण के ज्ञान को प्राप्त कर हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीख जाते हैं। जब तक व्याकरण के नियमों की सही जानकारी नहीं हो जाती तब तक हम भाषा का सही रूप लिखने व बोलने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग एवं बोलने की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध
इस बात का पता वही व्यक्ति लगा सकता है जिसे व्याकरण का ज्ञान होता है। तो अगर हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस भाषा के व्याकरण को जानना होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बिना हम किसी भी भाषा को अच्छी प्रकार से समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते और सीख भी नहीं सकते। और इसका अगर हम व्याकरण का अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं। और व्याकरण सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि व्याकरण के नियम क्या हैं, किस प्रकार से हम व्याकरण को सीख सकते हैं। अगर हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी ही नहीं है तो हम व्याकरण को सीख ही नहीं पाएंगे और ना ही उस भाषा को सही से लिखना, बोलना और पढ़ना सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से जो व्याकरण की जो परिभाषा है वह है जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध रूप से प्रयोग करने एवं बोलने की जानकारी देता है, वही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, और अगर हमारे द्वारा बोले गए वाक्य हम शुद्ध बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं, यानी कि सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, इस बात का पता भी हम तभी लगा सकते हैं जब हमें व्याकरण का ज्ञान होगा। व्याकरण के अंग, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग इस प्रकार हैं: वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग। तो अगर हम व्याकरण को जानना चाहते हैं तो हमें व्याकरण के 3 विभागों के विषय में जानना आवश्यक है, 3 अंगों के बारे में जानना आवश्यक है। तो इसका सबसे पहला अंग होता है वर्ण विभाग। इसके अंतर्गत वर्णों की उत्पत्ति, रचना, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है, जैसे अ, ई, क, ख आदि। सबसे पहले जब व्याकरण सीखते हैं तो हमें वर्ण विभाग को जानना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत हमें सिखाया जाता है कि वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से हम वर्णों की रचना कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उनका उच्चारण कर सकते हैं, जैसे अ, ई, क, ख आदि। शब्द विभाग हमें इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, भेद, रचना आदि पर विचार किया जाता है, जैसे सड़क, विद्यार्थी, घर आदि। जो दूसरा वाला विभाग है शब्द विभाग, इसके अंतर्गत हम सीखते हैं कि हम शब्दों की रचना किस प्रकार से करें, शब्दों की उत्पत्ति हुई है तो किस प्रकार से हुई है और उनकी रचना कैसे होगी। जैसे सड़क अगर शब्द बनाए तो किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, विद्यार्थी आदि। नेक्स्ट है वाक्य विभाग, नंबर 3 है वाक्य विभाग। इसके अंतर्गत हम वाक्यों के भेद, रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। वाक्य विभाग के अंतर्गत हम सीखते हैं कि वाक्यों के कितने भेद होते हैं, उनकी रचना कैसे करते हैं, उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे एक वाक्य है, महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। अगर हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम इसमें कहां पर विराम चिन्ह लगाएं तो हम जो कहना चाह रहे होंगे वो दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। तो हमने अच्छी प्रकार से सीखा इस पाठ में कि वास्तव में भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो है अब बताइए। तो सबसे पहला इसमें जो प्रश्न है, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। मन के विचार प्रकट करने का साधन कहलाता है भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण। तो मन के विचार प्रकट करने का साधन होता है भाषा। ए विकल्प सही है तो ए विकल्प पर लगाएंगे गोला। नेक्स्ट है हमारी राष्ट्रभाषा किसे माना जाता है, उर्दू को, हिंदी को, अंग्रेजी को, तमिल को। तो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। बी विकल्प सही है तो बी विकल्प वाले गोले को रंग देंगे। नेक्स्ट है 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस, अंग्रेजी दिवस। तो 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में। हमारा सी विकल्प सही है, सी विकल्प वाले गोले को रंग देंगे। नेक्स्ट करेंगे, इनमें बोली का उदाहरण है खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रज भाषा, ये सभी। तो यहाँ पर जो भी दिए गए हैं खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रज भाषा, ये सभी बोली के उदाहरण हैं। तो डी हमारा विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी। तो डी विकल्प पर गोला बनाएंगे। नेक्स्ट है
रोमन किस भाषा की लिपि है? अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू। तो रोमन है अंग्रेजी भाषा की लिपि। ए विकल्प हमारा सही है तो लगा देंगे ए विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर बच्चों दिए गए हैं कुछ वाक्य जो कि अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों के द्वारा उनकी पूर्ति करनी है। तो हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम आसानी से कर लेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला है रिक्त स्थान वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो वह साधन है भाषा, आ जाएगा भाषा। नेक्स्ट है भाषा का प्रयोग रिक्त स्थान रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है? 3 रूपों में होता है। लिख देंगे 3 रूपों में। भाषा के मौखिक रूप को रिक्त स्थान भाषा भी कहते हैं। तो उसके मौखिक रूप को कहा जाता है कथित भाषा। नंबर 4 पढ़ेंगे रिक्त स्थान के द्वारा हम अपनी बात को लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा लिखित भाषा। लिखित भाषा के द्वारा हम अपनी बात लिखकर प्रकट कर सकते हैं। भाषा को लिखने की विधि रिक्त स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि। नेक्स्ट है व्याकरण के रिक्त स्थान विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 3 विभाग हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ भाषाएं दी गई हैं, हमें उनकी लिपि बतानी है। तो चलिए कर लेते हैं। मराठी, मराठी की है देवनागरी, लिखेंगे देवनागरी। पंजाबी, पंजाबी की है गुरुमुखी। अंग्रेजी, अंग्रेजी की रोमन लिपि है। नेक्स्ट करेंगे संस्कृत, संस्कृत की देवनागरी। उर्दू की लिखेंगे, उर्दू की है फारसी। नेक्स्ट करेंगे तमिल, तमिल की लिपि है तमिल ही। अगला प्रश्न पढ़ते हैं भारत के निम्नलिखित राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ राज्य दिए गए हैं, हमें उनकी भाषा का नाम बताना है कि उन राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है। दिल्ली, दिल्ली में बोली जाती है हिंदी। नेक्स्ट है पंजाब, पंजाबी। गुजरात, गुजराती। नेक्स्ट है असम, असमिया। नेक्स्ट है तमिलनाडु, तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। उत्तर प्रदेश हिंदी। महाराष्ट्र मराठी। तो बच्चों हमने पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन किया। हमने जाना कि भाषा क्या होती है और व्याकरण का हमारी जो भाषा है उसमें क्या स्थान है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आए होगा। आप पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।